नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज अभी हमने कुछ देर पहले ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया पूरा, और उसमें काफ़ी पॉइंट अपनी तरफ से भी ऐड ऑन किए हैं जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो न छूट पाए, कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूट ना पाए। इसलिए आप लोग उस लेक्चर को जाकर जरूर देखना, ज्योग्राफी का क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, ठीक। सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक। समझ में आया आपको? अब देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत से। किससे? लक्ष्मीकांत, जो कि बाइबल कहा जाती है, ठीक। यूपीएससी के लिए पॉलिटी, भारतीय संविधान के लिए बाइबल जिसको माना जाता है, लक्ष्मीकांत, उसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हालांकि ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसको पढ़ना जरूरी क्यों हो जाता है, और क्योंकि आप लोग अगर सिलेबस देखेंगे यूपीएससी का, उस पर साफ साफ लिखा है ऐतिहासिक आधार, ठीक। संविधान का जो ऐतिहासिक आधार है वो सिलेबस में सीधा का सीधा दिया हुआ है, डायरेक्ट वो लाइन लिखी है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी हो जाता है। और इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के अगर आप लोग एग्जाम उठा के देखेंगे, चाहे आप लोग यूपीएससी का उठाए या किसी स्टेट पीसीएस का उठाए, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सुनिए, इसके ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि हो कहाँ से, हालांकि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसका कोई एक मेन पॉइंट नहीं रहता कि हाँ यहीं से स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया, मतलब जब 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक चार्टर अधिनियम, एक चार्टर दिया गया, उन्हें एक चार्टर अधिकार दिया, चार्टर द्वारा इन्हें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको एक विस्तृत अधिकार सौंपा गया भारत में व्यापार करने के मकसद से, ठीक। तो 1608 ईस्वी में जो था, 1608 ईस्वी में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ कर दी? इंडिया में कर दी, ठीक। अभी तक तो ये व्यापारिक उद्देश्य से थे, लेकिन धीरे धीरे, या फिर हम लोग ये कहें कि यहाँ के जो एकता की कमी की वजह से या यहाँ की जो चीज़ें हैं देखते हुए ब्रिटिश का मन क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ का दीवानी और कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए, मतलब कि राजस्व लेने के लिए भी इनका मन हुआ, राजस्व। और इसके पीछे का काफ़ी जो चीज़ें हैं वो हम लोग हिस्ट्री, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से देखेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री भी हम लोग किससे पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे, ठीक। वो भी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। जितना भी सिलेबस है आपका इसी चैनल के माध्यम से यूपीएससी और पीसीएस का कवर कराया जाएगा आपके एग्जाम तक, ठीक। तो आपको जो भी इस चैनल में नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों को पसंद आए तो। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे 1608 ईस्वी में क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पर स्थापित हो गई। फिर 1765 में एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक। पहले प्लासी का होता है 1757 में, फिर होता है 1764 में बक्सर का युद्ध। उसमें जो है अंग्रेजों की जीत होती है और जो नवाब होते हैं उनकी हार हो जाती है, ठीक। नवाब की हार होती है, जिससे जो है अंग्रेजों को कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं? अभी तक तो व्यापारिक अधिकार ही मिले होते हैं, लेकिन अब इन्हें अधिकार मिल जाते हैं कौन कौन से? 3 और अधिकार मिल जाते हैं, उड़ीसा, बंगाल, ठीक। उड़ीसा, बंगाल और बिहार की दीवानी तथा कानूनी अधिकार जो है वो मिल जाते हैं, ठीक। दीवानी तथा जो कानूनी, मतलब कि वो राजस्व भी अब वसूलने लगे और राज भी करने लगे, शासन भी चलाने लगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। एक क्रांति होती है जिससे काफ़ी जो है एक क्रांति भड़क जाती है, लोग के अंदर काफ़ी अशांति का माहौल रहता है, कई जगह दंगे होते हैं, ठीक। कई जगह दंगे होते हैं। और इसका जो 1857 का एक क्वेश्चन में आया था कि जो 1857 की क्रांति है ये छोटी छोटी जो भारत के हर कोने से जो एक आग भड़क रही थी, ठीक, उसी का एक विस्तार, जो एक चिंगारी बस एक जगह मिलने की देर थी और सबके सब जो थे वहाँ से भड़क उठे। तो एक क्वेश्चन जो है इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, अभी हम लोग पॉलिटी के हिसाब से देखते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, फिर 1857 में जब दंगा भड़कता है तो एलिजाबेथ, जो वहाँ का जो सम्राट थे, जो वहाँ के सम्राट थे, या ब्रिटिश ताज की बात करें, जो ब्रिटिश ताज थे, उन्हें लगा कि जो कंपनी है वो शासन को संभाल नहीं पा रही, ठीक। तो वहाँ पर क्या किया, 1858 को सम्राट ने शासन सीधे अपने अधीन ले लिया, अपने अधीन। क्या वो वहीं से कानून बनने लगे? तो वो देखिए, तो हम लोगों को इसी 2 आधार पर पढ़ना है। एक तो कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक कैसे चला, और फिर जो सम्राट का शासन है वो 1858 से 1947 तक कैसे चला, यही देखिए। फिर होता क्या है,
जब होता क्या, फिर देखिए ये सब जो होता है 1773 का रेगुलेटिंग, अब जो है कंपनी का जो शासन है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, फिर 1781 का संशोधन अधिनियम जो कि अभी हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, फिर आता है दोस्तों 1786 का अधिनियम, फिर 1793 का चार्टर अधिनियम, फिर 1813 का चार्टर कानून, फिर 1813 का चार्टर अधिनियम, 1853 का अधिनियम। उसके बाद सम्राट का शासन जो है, सम्राट अपने अधीन वो शासन ले लेते हैं इंडिया का। तो क्या होता है फिर इसके अंदर, देखिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इससे सिर्फ यूपीएससी या यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस में नहीं, जितने भी आप लोग वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप जो है काफ़ी अच्छे से कोई भी एग्जाम हो उसमें पॉलिटी से रिलेटेड इस टॉपिक से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग आराम से हल कर लेंगे या उसको टिक कर पाएंगे, ठीक, टिक कर पाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम लोगों को ये पढ़ना है, ठीक, लक्ष्मीकांत के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे पॉइंट कवर करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग शुरू करते हैं कंपनी के शासन पे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बन सकते हैं वो देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इसके द्वारा 3-4 काम किया गया और इसकी जो विशेषताएं हैं वो बताई गई हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी के माध्यम से। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पहली बार नियमित व नियंत्रित किया गया। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कि किस एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पहली बार नियमित व नियंत्रित किया गया, मतलब जो उनके कार्य थे उसको रेगुलेट किया गया, ठीक। इसका नाम देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, नाम में क्या है रेगुलेट। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ऐसा आ जाए कुछ नियमित या नियंत्रित तो क्या लगाएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पहली बार नियमित व नियंत्रित किया गया, किसके द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, या प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देंगे, फिर उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत गवर्न भी करेंगे, ठीक। फिर आप अभी आगे देखेंगे कि ऐसे गवर्निंग बॉडी बनाएगी, गवर्निंग बॉडी जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, ठीक। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, मतलब कि इसमें जो था सीधा मतलब किसका हस्तक्षेप था, जो डायरेक्ट हस्तक्षेप था, मतलब इसको हटा दिया गया कब, 1858 में सीधा क्राउन के हाथ में शासन आ गया। लेकिन इसमें जो था इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, इसमें जो था केंद्र ने हस्तक्षेप किया, क्या किया, केंद्र ने हस्तक्षेप किया, इसलिए निकल के आ जाता है इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, कंपनी घाटे में जा रही थी, तो ब्रिटिश जो सरकार थी उसको जो था ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाना पड़ा, कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना पड़ा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाना पड़ा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना पड़ा, ठीक, जो कि हम लोग अभी पढ़ समझेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर, तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का, याद रखना बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों याद रखना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसमें देखिए कन्फ्यूजन बहुत होता है, लेकिन अब ये बंगाल का गवर्नर है, भारत का नहीं है, याद रखना, कन्फ्यूज मत होना। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो दोस्तों याद रखना कौन, लॉर्ड माउंट मतलब कि वो रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर पूछ दे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों वो कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन अब अगर इसी समय पूछ दे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन अब एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि पहला वायसराय कौन था भारत का, तो वो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछ देंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों वो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछ देंगे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछ देंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे, श्री राजगोपालचारी, ठीक, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी, ठीक, याद रखना आप लोग।
अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, विशेषताओं में क्या बताया जा रहा है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक, यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले क्या था कि जो मद्रास एवं मुंबई थे और जो बंगाल का गवर्नर था वो तीनों अलग अलग थे। ठीक, कोई का किसी के अधीन जो था वो कार्य नहीं कर रहा था, कोई किसी के अधीन नहीं था। लेकिन इसके द्वारा क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद जब नाम दिया गया तो जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे वो इसके अधीन आ गए। किसके अधीन आ गए, बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए। ठीक, और याद रखना पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब आता है दोस्तों 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, 1774 में, वो भी किस एक्ट के तहत, वो भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही चल रही। ठीक, इसकी ये विशेषताएं थी। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। याद रखना, देखिए जितने भी कन्फ्यूजन वाले पॉइंट है उसको हम उस पर जो हमें थोड़ा हाईलाइट करते चलेंगे। ठीक, उसको जो है बताते चलेंगे। जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है वो आर्टिकल 1935 के अंतर्गत ली गई है। किसके अंतर्गत, आर्टिकल नहीं, मतलब कि जो भारत अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 था, उससे ली गई है। ठीक, ये जो था वो अलग था। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। इसमें एक जज बनाया गया और 3 उसके अधीन रखे गए। एक कौन थे, जो मेन थे वो कौन थे, उनका नाम था एलिजा इम्पे था। उनके अंतर्गत 3 और रखे। ठीक, वो था चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट करके था। ठीक, वो 3 जो जज थे उसके अधीन रखे गए, याद रखना। लेकिन अच्छा ये लिख लीजिए, इसमें जज कौन था, वो कौन थे, एलिजा इम्पे। कौन थे, एलिजा इम्पे, याद रखना। ठीक, अब कह रहा है जो कंपनी के द्वारा निजी व्यापार, कंपनी को निजी व्यापार की अनुमति बंद कर दी गई। मतलब कि कंपनी के तहत ही चलो, कंपनी के लिए काम करो, कोई भी निजी व्यापार कोई नहीं करेगा। ठीक, भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना बंद कर दिया गया। क्योंकि ताज को लग रहा था कि ये उपहार और रिश्वत लेके कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं कंपनी में, इसीलिए कंपनी जो है वो घाटे में जा रही है। फिर जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो अभी हमने बात की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। मतलब कि कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई। गवर्निंग मतलब जो कंपनी पर शासन कर सके, वही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये तो अब इधर तो लाइन पढ़ रहे हो लेकिन ये मत भूलना, ये सब किसके अंतर्गत चल रहा है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद क्या है, नागरिक राजस्व व सैन्य मामलों की जानकारी अनिवार्य बनाया गया। किसके तहत, इसी के तहत, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के तहत। एक बार फिर से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले क्या हुआ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट, मतलब कि नियमित और नियंत्रित किया गया इसी के जरिए। फिर पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक, इसी के जरिए। फिर इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। किसके द्वारा रखी गई, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के तहत क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा बिहार और उड़ीसा के जो गवर्नर थे उसको इसके अधीन लाया गया। मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उसको इसके अधीन लाया गया। ठीक, बंगाल और उड़ीसा वाला क्या था, वो 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों की जो दीवानी और कानूनी अधिकार थे वो किसके पास आ गए थे, शासन करते अधिकार, वो आ गए थे कंपनी के पास। ठीक, वो इधर था। इसमें क्या किया गया, पहले मद्रास, मुंबई और बंगाल के जो गवर्नर थे वो अलग अलग थे। ठीक, मतलब कि कोई किसी के अधीन नहीं था। इसमें क्या किया गया, बंगाल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और जो मद्रास व मुंबई के गवर्नर थे वो उसके अधीन लाए गए। फिर बात कर रहा है 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके जज कौन थे, एलिजा इम्पे। 3 और इसके थे, एक थे चैम्बर्स, लिमिस्टर और एक हाइड थे। ठीक, अब है निजी व्यापार और भारतीयों से व्यापार व रिश्वत जो था वो बंद कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। नागरिक राजस्व व सैन्य मामलों की जानकारी अनिवार्य बनाया गया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग जरूर याद रखना। एक तो ये केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। दूसरा निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार, ये याद रखना। ठीक, और ये बंगाल का जो गवर्नर पद था, ठीक, ये याद रखना। इसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद किसके माध्यम से बनाया गया, 1773। ठीक, हालांकि इसमें सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़े से पॉइंट इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक, अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं 1784 का पिस्ट इंडिया एक्ट। उसके पहले एक सेटलमेंट एक्ट था, ठीक, 1781 का, वो भी साथ ही में हम लोग देख लेंगे। इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज ही इसको 2 से 3 बार पढ़ डालना ये लाइन। ठीक, जिसमें दोबारा की ये आपको हल्का ही एक बार रिवीजन करते से पूरा जो है माइंड में आ जाए। ठीक, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अब दोस्तों हम लोग 1781 का संशोधन अधिनियम, ठीक, अमेंडिंग एक्ट देखेंगे, या इसी को कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून। तो याद रखना यूपीएससी ये खेल करता है, वो नाम बदल देता है, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भटकना नहीं है या कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, जो संशोधन अधिनियम है, वही एक्ट ऑफ सेटलमेंट है और वही बंदोबस्त है। मतलब कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, याद रखना। 1781 का संशोधन अधिनियम 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए लाया गया बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक। इसी को बंदोबस्त कानून कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसी को अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं या संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संशोधन अधिनियम। मतलब कि अब देखिए इसमें 1700, ठीक, कंपनी, ये इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए आगे विशेषताएं इसके क्या है। गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को एससी के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया। समझ गए आप लोग, गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को एससी के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को बरी कर दिया गया। बल्कि यहाँ तक कि ये भी नहीं, ये भी किया गया जो प्रांतीय न्यायालयों की अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर कहाँ जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास दायर होगी। कहाँ होगी, वहाँ पर। तथा जो कलकत्ता के सभी निवासी थे, ठीक, वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। जो हिंदू थे उनके अपनी जो पर्सनल कानून चलते थे उसके हिसाब से फैसला सुना जाता था और मुस्लिम का उनके अकॉर्डिंग, ठीक। तो बस ये इतना सा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। लेकिन एक बार सरसरी आंखों से देख लेना भी जरूरी है, ठीक। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का जो अधिनियम है, ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके क्या क्या विशेषता थी, जो मेन पॉइंट था। तो जो पहला पॉइंट है वो है कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य पृथक पृथक हो गए, ठीक। कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे वो पृथक पृथक हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, अब जो था एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। क्या बनाया गया, पहले एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, अब एक क्या बनाया गया, एक बनाया गया कोर्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसके तहत क्या किया गया, जो निदेशक मंडल था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसको कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, ठीक, दी गई, वैसे दी गई। लेकिन जो अब राजनीतिक मामले थे वो किसके अंतर्गत कर दिया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, ठीक, उसके अंतर्गत कर दिया गया। तो देखिए इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था वो किस एक्ट के अंतर्गत लाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो याद रखना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत लाया गया। दूसरी बात, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को पृथक पृथक किसके द्वारा किया गया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ कहाँ से हुआ, आरंभ पूछ दे, ठीक, आरंभ कहाँ से हुआ, तो दोस्तों यहीं से हुआ। कहाँ से, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के। लेकिन इनको छानने के बाद जो दो निष्कर्ष निकलते हैं मेन, वो जो है यूपीएससी उठा लेता है। पहला यह कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। याद रखना, केंद्रीय प्रशासन की जो नींव है वो कहाँ रखी गई भारत में, वो रखी गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन अगर पूछ दे कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र किस अधिनियम के तहत कहा गया, तो दोस्तों कौन सा था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक। दूसरा एक पॉइंट बनेगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कंपनी के कार्य व प्रशासन में पूर्ण नियंत्रण। मतलब कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो था वह भारत में कंपनी के कार्य व प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण किया गया इसके तहत, ठीक। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे 1786 का जो एक्ट है, इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेने के बाद खुद से नोट्स भी आप लोगों को बनाना है, शार्ट नोट्स, ठीक। हम थोड़ा लंबा लिख रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए, लेकिन आप लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए, ठीक, जिससे आप लोगों की हैबिट बने, ठीक, अच्छे कम नोट्स बनाने की। अब दोस्तों हम लोग दो एक्ट और देख लेते हैं, 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर अधिनियम। तो 1786 का जो अधिनियम था, इसका जो मेन पॉइंट एक ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को
किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो दोस्तों याद रखना 1786 का जो अधिनियम था उसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी 2 शर्तें रखी बंगाल के गवर्नर जनरल बनने से पहले। पहली शर्त थी इनकी कि काउंसिल के निर्णयों को ना मानने का अधिकार, मतलब कि इनको जो था इन्होंने एक शर्त रखी कि जो काउंसिल थी, जो गवर्निंग काउंसिल थी, उनको उसके निर्णयों को ना मानने का अधिकार मुझे दिया जाए तथा उसके निर्णयों को अधिभावी करने का भी अधिकार मुझे दिया जाए। ठीक, अधिभावी करने का। सेकंड था कि सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद, मतलब कि जो गवर्नर जनरल था इसे ही सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए, मतलब इसे ही बनाया जाए। ठीक, यही जो 2 पॉइंट थे इसमें जरूरी थे। फिर इसके बाद आता है 1793 का चार्टर कानून। इसके तहत जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो शक्तियों का विस्तार किया गया। ठीक, गवर्निंग काउंसिल के तहत शक्ति बढ़ाई गई और आगे भी जो है इसकी शक्ति बढ़ाई गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इतना याद रखना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की शक्तियों का विस्तार जो है वो 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। ठीक, अब जो था व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। ठीक, जब व्यापारिक जो एकाधिकार था किसका, कंपनी का, उसको जो था अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। यही रीजन है कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1793 के बाद 1813 का एक्ट पढ़ेंगे। ठीक, 20 वर्ष तक तो एकाधिकार बढ़ ही गया था, फिर 1813 के बाद 20 वर्षों तक फिर बढ़ाया जाएगा, फिर 1833 पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग 1853 पढ़ेंगे, फिर 1858 पढ़ेंगे। ठीक, देखना है कैसे पढ़ना है। फिर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाए, यह भी किसके तहत किया गया, 1793 के चार्टर कानून अधिनियम के तहत कहा गया। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें कुछ है भी नहीं, सीधा सीधा पॉइंट है, बस इसको आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक, अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कंपनी का शासन। ठीक, कंपनी के शासन में 1813 का चार्टर अधिनियम हम लोगों को देखना है। 1813 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इससे 2 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में देख लिए जाते हैं। पहला ये कि भारत में जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो किस एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया, ठीक, समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों वो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, 1833 में क्या किया गया, मतलब कि 1793 में क्या किया गया कि इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था व्यापारिक अधिकार। लेकिन 1813 में क्या किया गया, भारत में कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश में जो थे, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनें बन रही थी बहुत, तो लोगों को भारत के साथ व्यापार करना, जो बाकी जो उद्यमी वहाँ पर पनप रहे थे या उभर रहे थे, वो चाहते थे, वो प्रेशर डाल लेते, किसके, सम्राट या क्राउन के ऊपर प्रेशर डाल लेते कि हमें भी भारत के साथ व्यापार करने का हक दिया जाए, अधिकार दिया जाए, है ना। लेकिन भारत के साथ एक जो हमने बात की थी शुरू में कि जो एक चार्टर के साथ आए थे, किसके तहत, जो एलिजाबेथ प्रथम 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ जो प्रथम थी, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको एक चार्टर के द्वारा यहाँ भेजा था। उस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था, मतलब कि सिर्फ वही भारत के साथ अधिकार कर सकते हैं। उसी अधिकार को किसके तहत, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो नए बिजनेसमैन थे, नए जो व्यापारिक थे या नई जो कंपनियां थी, वो उभर रही थी, वो पनप रही थी, वो क्या चाह रही थी कि ये जो अधिकार है उन्हें भी दिया जाए। ठीक, मतलब कि ये एकाधिकार समाप्त करके उन्हें भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। तो यही रीजन था कि जो भारत में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन जो चाय के साथ व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार था, उसको जो था उसमें जो एकाधिकार था वो बना रहा। ठीक, वो बना रहा। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 1833 में ये अधिकार भी छीन लिया गया, ये भी खत्म कर दिया गया। ठीक, तो याद रखना जो एकाधिकार कब तक बना रहा, 1813 तक। कौन सा, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ। फिर जो है एक क्वेश्चन आ जाता है कि ईसाई मिशनरियों का आगमन किसके तहत हुआ। ईसाई मिशनरी, देखिए जो ब्रिटिश वाले थे उनको पता था कि जो हम लोग अपना जब धर्म का प्रचार करेंगे तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, इससे जो हमारी संस्कृति वो इनमें बैठेगी, तो हमारे प्रति ये लोग वफादार होंगे, ऐसा कुछ इनका मानना था। तो ये ईसाई मिशनरियों का आगमन किसके तहत हुआ, 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर पश्चिमी शिक्षा का प्रचार व प्रसार किया गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्लर्क की जरूरत पड़ती थी। ठीक, क्लर्क की, तो उसके लिए उनको इंग्लिश की जो है वो इंग्लिश पढ़े लिखे जो भारतीयों की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना स्टार्ट किया। फिर स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का भी अधिकार दिया, और अगर कर ना दे पाए तो उसको दंडित करने का भी अधिकार किसे दिया गया, स्थानीय सरकार का। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक, चार्टर अधिनियम देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक।
अब दोस्तों हम लोग दो अधिनियम और थे वो भी हम लोग देख लेते हैं, चार्टर अधिनियम। अब याद रखना ये जो 1833 का चार्टर अधिनियम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो दोनों अधिनियम है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक, डायरेक्ट उठा लिया जाता है, घुमाया नहीं जाता। सबसे पहले तो पूछ लिया जाएगा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बना। तो दोस्तों हम लोगों ने 1813 में पढ़ा था कि कंपनी का जो है जो व्यापार का एकाधिकार है उसको सीमित कर दिया गया या कम कर दिया गया, मतलब कि ख़त्म कर दिया गया, लेकिन पूर्णतः नहीं खत्म किया गया था। उसमें क्या किया गया था कि चाय और चीन के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था वो कंपनी का बना रहा, लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, खाली प्रशासनिक जो अधिकार था वो बना रहा। फिर बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह भारत का गवर्नर जनरल बना। तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि पहला भारत का पहला पूरे भारत का, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए कंफ्यूज मत होना, बंगाल का गवर्नर कौन था, गवर्नर खाली वो था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन हम लोगों ने बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़ा था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। पहला बंगाल का जो गवर्नर जनरल था पहले वो कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन उसके बाद अगर पूरे भारत का पूछ लिया जाए तो जो पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक, याद रखना। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस एक्ट के तहत, 1833 का चार्टर अधिनियम। अब इसके बाद ये भी हम लोगों ने देख लिया कंपनी का व्यापारिक एक्ट। देखिए जो पूर्णता अगर आ जाए, पूर्णता किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ, तो वो 1833 के तहत। लेकिन जो चाय और चीन के साथ जो था वो एकाधिकार बना रहा कंपनी का, वो किस एक्ट के तहत था, 1813। ईसाई मिशनरी भी किस एक्ट के तहत है, 1813। और उसके बाद जो था कि जो पश्चिमी जो शिक्षा था उसका प्रचार प्रसार किसके तहत किया जा रहा था, वो भी 1813 के तहत। अब जो है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन इसमें एक लाया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे उनके विरोध के बाद उनके विरोध के बाद ये जो प्रक्रिया थी इसको अपनाने के मतलब को समाप्त कर दी गई, ये चालू रही। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी फिर किस में आ गई, 1853 में। हम लोग कह रहे थे कि 20-20 साल को लेके 20-20 साल का गैप चल रहा था, मतलब कि अब देखिए 20 साल के लिए प्रशासनिक एकाधिकार को यहाँ बढ़ा दिया गया था। और आगे हम लोग कैसे देखेंगे कि 1853 के बाद, हालांकि 1853 के बाद आना चाहिए था 1873, ठीक, 1873 आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि 1857 में क्रांति हुई। उसके बाद कैसे कंपनी का जो शासन था वो पूर्णता जो था वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। अब ब्रिटिश जो सरकार थी वो डायरेक्ट डायरेक्ट भारत पर शासन करने लगी, ठीक, या खुद को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। अब देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम क्या क्या कह रहा है, गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्य पृथक कर दिया गया, या हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ से जो था विधान परिषद का गठन किया गया, नई विधान परिषद, और इसी में 6 पार्षद, गवर्नर जनरल को 6 पार्षद नियुक्त करने की, 6 पार्षद जो थी नियुक्त करने की वो क्या थी, मतलब कि 6 पार्षद जो थे गवर्नर जनरल के द्वारा इसमें ऐड करने की शक्ति सौंपी गई, ठीक, इतना समझ लीजिए 6 पार्षद। लेकिन बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व 6 पार्षद में से, मतलब ये जो 6 पार्षद थे इसमें से जो 4 थे वो किसके तहत, बंगाल, मद्रास और बम्बई, आगरा के तहत जो स्थानीय सरकार द्वारा चुनाव होता था उसके तहत भेजे जाते थे, ठीक, उसके तहत भेजे जाते थे 4, और जो बाकी जो थे वो वही अंग्रेजी लोग अपना भेजते थे। अब जो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति, ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, मैकाले समिति किससे संबंधित है, तो सिविल सेवा से संबंधित है, ठीक, किसके अध्यक्षता में आया, यह था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक। और इसी के तहत भारतीय सिविल सेवा के संबंध में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में ही ये जो एक्ट था ये लाया गया, ठीक। 1853 का चार्टर जो अधिनियम था उसमें भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया, जिसके तहत भारतीय सिविल सेवा में क्या किया गया, इसमें जो भारतीय प्रतिनिधित्व को, मतलब कि भारतीय लोगों को खुली प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया गया, या भारतीय को खुली प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिला, ये समझ सकते हैं, ठीक।
फिर बाकी इसमें इतना ही था। गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक, यहाँ सब लोग ये देख सकते हैं विधान परिषद का गठन किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1853 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों आज थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से आज हम लोग इतना ही देखते हैं। ठीक, क्या आज हम लोगों ने पढ़ लिया कंपनी का शासन। अब जो बाकी रह गया हमारा सम्राट का शासन। ठीक, सम्राट का शासन उसको हम लोग कर लेंगे कल, क्या पढ़ेंगे कल। लेकिन आप लोगों को इस चैनल में बने रहना है। धीरे धीरे है हम लोग जो है अपना कंटेंट जो है और अच्छा करेंगे। ठीक, कंटेंट अच्छा है, हालांकि ये जो है पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है उससे रिलेटेड ही है, लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी उठाएंगे, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो कुछ नई चीज़ें भी ऐड ऑन करेंगे। इसके लिए आप लोगों को चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको दबा देना है, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप लोगों को तुरंत मिल जाए। अब इसके बाद क्या करता है, आज हमने ज्योग्राफी का जो क्लास 6 के एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर था वो भी हमने पढ़ा दिया है। वो उसमें जो एनसीईआरटी में दिया गया था वो तो पढ़ा ही, लेकिन अलग से भी चीज़ें ऐड ऑन की गई है, जैसे कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, तारों का जो अंतिम अवस्था है वो तारे कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे वो ब्लैक नोवा सुपरनोवा बनते हैं, कैसे ब्लैक वामन मतलब कि काला वामन, सफ़ेद वामन, ब्लैक ड्वार्फ बनते हैं, वो सब उसमें बताया गया है। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल आप लोगों का स्टार्ट होगा क्या, सम्राट का शासन। आज हम लोगों ने कंपनी का शासन पढ़ लिया है, कल स्टार्ट होने वाला है आपका सम्राट का शासन। उसके बाद जो है हम लोग संवैधानिक महत्व पढ़ेंगे। ठीक, बाकी जो आगे के चैप्टर हैं वो लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे अच्छे से। तो तब तक के लिए आप लोग क्या करना, इसका रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग भूलोगे जरूर और इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। 13, 53, 33 इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है। तो खुद से कोई ट्रिक बनाना है या हम खुद ही कल कोई ट्रिक के साथ आप लोगों को ये फिर से रिवीजन करा देंगे। ठीक, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।